हरियाणा में अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी। अब 4 आईएएस और 13 एचसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। 8 अप्रैल को 15 आईपीएस अधिकारियों का हुआ था ट्रांसफर। कल 2 अधिकारियों को किया गया था सस्पेंड। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना पर बड़ा संकट। प्राइवेट अस्पतालों ने सरकार को दी योजना से बाहर होने की चेतावनी। भुगतान में देरी को लेकर अस्पतालों में नाराजगी। 20 अप्रैल तक का दिया अल्टीमेटम। अश्लील और गन कल्चर वाले गानों पर सख्त। हरियाणा महिला आयोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सख्त एक्शन की रखी मांग। कहा अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों के लाइव शो बैन हो। लाइव शो। गेहूं खरीद को लेकर हरियाणा में सियासी संग्राम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिपली अनाज मंडी में जांची व्यवस्था। सीएम बोले जब हमने व्यवस्था सुधार दी तब ये घूमने निकले हैं। जब व्यवस्था खराब थी कहीं नहीं गए। बीजेपी नेता महेंद्र जुनेजा फर्जी डिग्री केस में गिरफ्तार। पंचकुला पुलिस ने महेंद्र जुनेजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश। 10 दिन की मिली न्यायिक हिरासत। 10 लाख रुपए में बीए एमसी की डिग्री बनाने के इल्जाम। सोनीपत में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत। NH 44 पर खड़ी कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बेटे के जन्मदिन के लिए दिल्ली से आ रही थी महिलाएं। कुरुक्षेत्र NIT के हॉस्टल में एक और छात्र ने की आत्महत्या। कमरा नंबर 352 में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। 8 दिन में 2 छात्रों के सुसाइड से दहशत। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है और सरकार ने एक बार फिर अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने अब 17 अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें 4 आईएएस और 13 एचसीएस अधिकारी हैं। इनका तबादला कर दिया गया है। इससे पहले बुधवार को 15 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ था। इतना ही नहीं, 2 अधिकारियों को बीते कल ही सस्पेंड किया गया था, 2 आईएएस अधिकारियों को। और जिस तरह हरियाणा सरकार ये एक्शन ले रही है, इसे किस तरह से समझा जाना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई समझी जाए, क्योंकि लगातार कई अधिकारियों के तबादले होते हैं। पहले आईपीएस अधिकारियों को बदला जाता है और अब आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी अंकित, तो पिछले 2 दिनों में ट्रांसफर देखने को मिले हैं। पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और अब जो है एचसीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। किस तरह से कार्रवाई को देखा जा रहा है सरकार की, ये जो तबादले किए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो लिस्ट आई है ये तो कहीं ना कहीं रूटीन के तबादले हैं, क्योंकि 13 एचसीएस अधिकारी हैं और 4 आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन इससे पहले एक दिन छोड़ करके पहले दिन की बात करें तो उस समय जो लिस्ट आई थी 17 आईएएस अधिकारियों के तबादलों की, तो वो एक महत्वपूर्ण लिस्ट थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े अधिकारी थे पोस्टिंग से हटा दिया गया। जो एक मेन पोस्टिंग होती है उससे हटा दिया गया था। वो चाहे साकेत कुमार हो जो एपीएस सीएम थे, उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया था। वहीं मोहम्मद शाहीन थे, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, तो वो उनसे वापस ले लिया गया था। हाउसिंग फॉर ऑल केवल उनके पास बचा था। वहीं पंकज अग्रवाल को भी वहां से जो उनके पास डिपार्टमेंट थे उनसे डिपार्टमेंट से हटा करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लगा दिया गया था। तो वो जो तबादले हुए थे वो अहम तबादले थे। लेकिन आज जो लिस्ट आई है वो 13 एचसीएस अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी हैं, जो कई जिलों के एसडीएम बदले गए हैं। लेकिन 4 आईएएस अधिकारी हैं। वो 4 आईएएस अधिकारी जो हैं वो रूटीन के हैं। कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि किसी घोटाले से उसको जोड़ करके देखा जाए। तो लेकिन आज 17 अधिकारियों के तबादले हुए हैं और हरियाणा सरकार ने उसके लिए आदेश जारी किए। अंकित, पर पहले जो तबादले हुए थे, ट्रांसफर किया गया था आईपीएस अधिकारियों को, या बीते कल की हम कार्रवाई देखें 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था, प्रशासनिक हलकों में क्या चर्चा है इसको लेकर चल रही? बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि पहली जो लिस्ट आई थी उसके अंदर जब अधिकारियों के ट्रांसफर हुए तो एक बड़ी हलचल जरूर थी। और आज जब मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता हुई और मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्या एचडी जो आईडीएफसी का घोटाला था उससे इनके तार जुड़े हुए थे इसलिए इनको हटाया गया, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ना कहते हुए मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। तो वो असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे
रहे थे। तो जी। लेकिन जो आपने कहा कि राजनीतिक हलकों के अंदर, प्रशासनिक हलकों के अंदर जो आवाज है वो यही आवाज है कि पहले जो 17 आईएएस अधिकारियों के और बड़े-बड़े आईएएस अधिकारियों के जो तबादले हुए थे, जी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के, तो वो इसी कारण से किए गए थे कि कहीं न कहीं उनके तार इस आईडीएफसी घोटाला कहें या कोटक महिंद्रा बैंक का जो घोटाला कहें उससे जी। जुड़े हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, अंकित आप बने रहिएगा हमारे साथ। और फिलहाल जो है जो तबादले किए गए हैं, कार्रवाई सरकार की देखने को मिल रही है और फिलहाल ये जो तबादले हैं ये रूटीन के ही बताए गए हैं। तो वहीं हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना पर बड़ा संकट बन चुका है। आयुष्मान योजना से प्राइवेट अस्पताल बाहर हो सकते हैं। आईएमए हरियाणा ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है और जल्द समाधान नहीं हुआ तो योजना से अस्पताल बाहर होंगे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है ये चेतावनी दी है। भुगतान में देरी को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में नाराजगी है। उनका बार बार ये कहना आता है सामने कि जो भुगतान है वो देरी से किया जाता है, इलाज करवा लिया जाता है, मरीज आते हैं आयुष्मान कार्ड पर इलाज करवाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो इलाज की राशि है वो नहीं की जा रही है, समय पर नहीं दी जा रही है, भुगतान में देरी हो रही है। और पहले भी हमने देखा है कि इसको लेकर अस्पतालों ने, प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया था, भुगतान करने की मांग की थी। और अब ये संकट मंडराता नजर आ रहा है आयुष्मान योजना में। अगर इसी तरह से भुगतान में देरी होती रही तो आयुष्मान योजना से प्राइवेट अस्पताल बाहर हो सकते हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरह से अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा जो है उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर समाधान नहीं निकलता है तो योजना से बाहर हो जाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको और क्या इस पर एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आईएमए लगातार सरकार को चिताती रहती है क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत उनका बकाया हरियाणा सरकार की तरफ रहता है। वो गरीब व्यक्तियों का, जो बीपीएल कार्ड धारक व्यक्ति हैं, उनका इलाज करते हैं और उनसे पैसा नहीं लिया जाता है, तो वो पैसा जो है वो हरियाणा सरकार देती है। लेकिन काफी पैसा बकाया जब हो जाता है तो समय समय पर वो कहीं ना कहीं हड़ताल की धमकी देते हैं और दूसरी लेटर सरकार को लिखते हैं। अब भी एक बार फिर से लेटर लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए, इसमें भुगतान नहीं हुआ तो फिर 20 अप्रैल से उन्होंने हड़ताल पर जाने की बात कही है। और हड़ताल पर ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हम जो इम्पैनलमेंट हो रखा है आयुष्मान योजना के तहत उससे दूर हो जाएंगे, अस्पतालों को हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो गरीब आदमी को भुगतना पड़ेगा। तो साथ के साथ उन्होंने कुछ बातें भी कही है कि जो फैसले पहले हुए थे वो 7 अप्रैल को हुई ऑनलाइन बैठक में जो फैसले हुए थे तो उनको भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, ये भी बात कही गई है। और 5 महीने के अंदर जो समितियों की बैठक भी नहीं हुई तो उसको लेकर के बात कही गई है। और एम्पैनलमेंट और शिकायत निवारण समितियों में जो आईएमए के प्रतिनिधियों को शामिल करना था वो फैसला भी जनवरी 2025 में हुआ था, लेकिन अब तक वो भी लागू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मांगे पहले तय हो चुकी हैं वो भी लागू नहीं हुई है और जो अभी भी बकाया काफी है उनका, तो इस वजह से एक बार फिर से धमकी दी गई है आईएमए के द्वारा कि अगर अंकित बार बार ये मसला उठता है। देखिए, जो आयुष्मान कार्ड का मसला है बार बार उठ रहा है कि समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, क्या वजह सामने आ रही है इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? बिल्कुल, वजह यही सामने आती है क्योंकि आईएमए जो है, जो निजी अस्पताल हैं वो आयुष्मान के तहत इलाज करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बिल बना करके भेजते हैं तो उनको वेरीफाई करने में काफी समय लगता है। और वो सरकार के लिए बिहाफ के ऊपर ठीक भी है क्योंकि कई बार कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो उसके अंदर फ्रॉडबाजी करते हुए नजर आते हैं और फ्रॉडबाजी करके एक्स्ट्रा पैसा सरकार से लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार ने कई चेक लगाए हैं और उसके माध्यम से वो पूरी चेकिंग की जाती है, इसलिए वो प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है और प्रोसेस में टाइम लगता है तो वो पैसा अटक जाता है और वो काफी दिनों तक निजी अस्पतालों को नहीं मिल पाता। तो उसमें तेजी लाने की जरूरत है और अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है जल्द ही इसका भुगतान किया जाएगा या नहीं, ये फिलहाल सरकार फैसला करेगी। वहीं हरियाणा में अश्लील गानों को लेकर सख्त है महिला आयोग और हरियाणा महिला आयोग ने सीएम को इसको लेकर चिट्ठी लिखी है। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर चिट्ठी लिखी है और मांग की गई है महिला आयोग की तरफ से कि अश्लील गाना गाने वाले जो भी कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। जिस भी कार्यक्रम में अश्लील गानों को गाया जाता है उनको बैन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गन कल्चर बढ़ाने वाले गानों पर भी
एक्शन होना चाहिए। तो महिला आयोग लगातार जो है अश्लील गानों को लेकर, गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को लेकर जो है इस पे एक्शन लेता नजर आ रहा है, मांग करता नजर आ रहा है। और अब चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, और चिट्ठी लिखकर मांग की गई है कि जो भी इस तरह के गाने गाता है, बढ़ावा देता है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। साथ ही जो भी लाइव शो में अश्लील गाने गाता है, गन कल्चर को बढ़ावा देता है, तो उन पर भी बैन लगना चाहिए। क्योंकि अभी पीछे जो बॉलीवुड सिंगर हैं बादशाह, उनके टटीरी गाने को लेकर भी विवाद सामने आया था। इसके साथ ही कई बार विवादों में अपने गन कल्चर को प्रमोट करने के चलते, इसके साथ ही अश्लीलता के चलते कई सिंगर जो हैं महिला आयोग के निशाने पर आए हैं। और अब सीधी सीधी मांग की गई है कि अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले जो गाने हैं उन पर बैन लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, और किसी भी लाइव कार्यक्रम में भी उन गानों को गाने पर रोक होनी चाहिए। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा निशाना साधा। हमारी सरकार व्यवस्था ठीक करने का काम कर रही है, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ लोगों में भ्रम फैला रहा है, जब व्यवस्था ठीक है तब विपक्ष घूम रहा है। और ये जो निशाना साधा गया है, ये व्यवस्थाओं को लेकर साधा गया है। जिस तरह से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हुई है और विपक्ष जो है मंडियों का दौरा कर रहा है, जगह जगह जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है, इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये निशाना साधा है और कहा है कि जब व्यवस्था ठीक है तब विपक्ष घूम रहा है। इनके समय में व्यवस्था खराब थी, तब ये कहीं नहीं गए। इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा। सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राज्यों ही फिराते, दो चारण उनके जो इर्द गिर्द घूमते रहाते, 5 चारण दलवा देते में रौला पाई जाते, कहा मन्नू मिल गया। लोग, आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। और वो भी नेता राज्यों ही फिराते। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाज दे फिर रहे ना बाज दे, घूमते फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं थी, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बात देखिए कहा जहां ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल का मारे जा रहा, कहां से इतना शार्प झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जो चाहिए पूरा एआई का जमाना है, पूरा जिता देते हैं भी मैं सच बोल रहा है, ऐसा झूठ बोलते हैं। परंतु उससे हमें चौकस रहने की जरूरत है। इब्राहिम गांधी का तो जेब में था, निकलता फंसी गया। मान ले कोई उसका स्वागत भी कर रहा, तब भी हाथ जेब में पड़ रहा। भाई कम से कम तेरा कोई स्वागत करा तो जोड़ ले, एक हाथ तो बाहर काट लेना चाहिए, तो जेब में ही पड़ रहा। किस प्रकार का झूठ बोलते हैं, गजब का झूठ बोलते हैं। देश को किस प्रकार से इन लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है, इनकी गलत नीतियों के कारण। देश के लिए तो नीतियां इनकी गलत थी, परिवार के लिए नहीं थी। परिवार के लिए तो नीतियां ठीक है इनकी, लगी रहते हैं परिवार को मजबूत करने में। हम घूम रहे हैं, कभी राहुल के पास जा रहे, कभी कहीं जा रहे। भाई जब समय था तब तो हम घूमने भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाई। 22 किस्तों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के किसान के खाते में 7,500 करोड़ रुपया, 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है।
तो वहीं प्रदेश में गेहूं की खरीद के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई और विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर, नए नियमों को लेकर। और इसी सिलसिले में विपक्ष के जो नेता हैं वो मंडियों का दौरा भी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पिपली अनाज मंडी का दौरा किया, अनाज मंडी में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही किसानों से भी उन्होंने बातचीत की। अशोक अरोड़ा और रामकरण काला भी उनके साथ मौजूद रहे। तो किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं, आड़तियों की जो भी परेशानियां हैं, उसको लेकर उन्होंने उनसे बातचीत भी की। तो वहीं प्रदेश में खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि मंडियों में हमारी पूरी तैयारी है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंचा है। 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है। किसानों को 13 करोड़ 9 लाख का भुगतान भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि 3,400 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद भी हुई है। सरसों की खरीद के अंदर भी हम लगातार, क्योंकि 28 मार्च से हमने सरसों की खरीद शुरू की थी, अब तक मंडियों में 16,046 मीट्रिक टन सरसों की आवक हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इनमें से 3,421 मीट्रिक टन सरसों की सरकारी खरीद की गई है। शेष सरसों निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई है, क्योंकि एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिला है, व्यापारी लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है कि जब एमएसपी ज्यादा मिलता है तो मेरे किसान का लाभ होता है। मंडियों में 1,558 मीट्रिक टन सरसों का उठान कराया जा चुका है। किसानों को 6,200 रुपए प्रति क्विंटल जो एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से अब तक 4 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार साथियों, गेहूं की खरीद को लेकर के जो हमने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की थी, 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई थी। अब तक मंडियों में 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। 17,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडियों में हुई है। इनमें से 3,92,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जा चुकी है। और अब बारिश पड़ रही थी, क्योंकि उठान के अंदर थोड़ी दिक्कतें, सारी चीज में दिक्कत आ रही थी, कुछ नमी भी हो रही थी उसके अंदर, उसके कारण भी थोड़ी परचेज नहीं हो पा रही थी। मौसम परमपिता परमात्मा ने खोला है और जल्दी ही, क्योंकि अब एकदम दबाव भी रहेगा पूरा मंडियों के ऊपर, हमारी पूर्ण तैयारी है। और अब तक मैं ये बताना चाहूंगा कि किसानों को जो उठान की प्रक्रिया है, मौसम खुलेगा, उठान शुरू हो जाएगा, किसानों को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल, जो 2,585 रुपए एमएसपी गेहूं के ऊपर है, उसके समर्थन मूल्य के हिसाब से अब तक 13 करोड़ 9 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में कर दिया है कांग्रेस सरकार ने। उनके राज में क्या होता था गेहूं खरीद को लेकर के, आज घूम रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आईना उनको दिखाना चाहूंगा कि तेरे समय में क्या होता था। कम से कम वहां प्रेस में बोलना चाहिए इनको भी, हमारे समय में ये व्यवस्था थी, इनके समय में ये व्यवस्था है, इन्होंने परेशान कर दिया किसानों को भी, हम ये सुविधा देते थे। बताना फर्ज बैठता है ना, कंपैरिजन तो तभी होता है, खाली घूमने से कोई लाभ थोड़ी होता है कि आज घूम रहे हैं मंडियों में। मंडी में हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, हमारे विधायकगण जा रहे हैं, हमने सेक्रेटरीज की ड्यूटी लगाई है, हमारे सेक्रेटरीज जा रहे हैं। मेरे किसान को कहीं रत्ती पर दिक्कत परेशानी ना आए उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं गड़बड़े हुई उसके लिए एक योजना भी बनी है, उस गड़बड़ को रोका जाए। मेरा किसान समझ रहा है, मैंने 2 रोज पहले भी प्रेस के अंदर कहा था कि मेरा किसान भी समझ रहा है कि इस गड़बड़ को रोका जाए। ये किसान के नाम के ऊपर जो गड़बड़े होती हैं उसको रोकने का काम हमारा किसान आगे आ रहा है।
हमारा किसान चाह रहा है कि हाँ गड़बड़ को रोका जाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी सरकार का मैंडेट है कि अपने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी, कोई दिक्कत किसी को नहीं आने देगी। और अब जिक्र एसआईआर का, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने बड़े फैसले लिए। बूथ लेवल पर एसआईआर का कांग्रेस काम देखेगी। इसके लिए BLA 1 और BLA 2 लगाए गए हैं। जो ब्लॉक लेवल एजेंट हैं वो लगाए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी एसआई की प्रक्रिया को देखने के लिए। तो ये एक फैसला लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। एसआईआर को लेकर बैठक की है, क्या फैसला लिया गया, कौन कौन? अब देखिए, आज की महत्वपूर्ण बैठक थी हमारी एसआईआर को लेके। इसमें आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर CLP, सीनियर MLA श्री ब्रजभूषण बत्रा जी, रणधीर राणा जी, हमारे एडवोकेट साहब, और हम सब लोगों ने मुख्य रूप से ये विचार विमर्श किया कि आने वाले समय के अंदर एसआईआर जो हरियाणा में शुरू होगा, उसके लिए हमें अपने सभी जो बूथ लेवल के हमारे एजेंट बनाए, जिनको BLA 1 कहते हैं, उन BLA 1 की हमने मीटिंग बुलाएंगे और उनको बुला करके उनको आगे, ताकि अपने अपने BLA 2 को अलर्ट कर सके, कह सके कि सरकार की जो मंशा है, जो मतलब चुनाव आयोग की जो मंशा है खासतौर से एसआईआर कराने की, एसआईआर का अर्थ यही है कि विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, आपका जो रिवीजन है इसका हो गई। तो उसके लिए मुख्य रूप से क्या होगा कि भाई वो BLA 2 हमारा देहात के अंदर ये नोट करे कि हमारे बूथ के अंदर कौन बच्चा 18 साल का हो गया, किस व्यक्ति की डेथ हो गई, कौन ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ गाँव में जो नहीं है, कौन नया आया है, ये सब बातें हो। इस पर्पज से हम लोगों ने राजनीतिक दल अपना BLA 2 की हम उनकी मीटिंग बुला करके उनको अलर्ट करेंगे और BLA 1 को समझाएंगे, ताकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाके काम कर सके। और हमारा ये प्रयास रहेगा, कांग्रेस की हमेशा एक मंशा रही है कि जायज़ कार्य हो, लेकिन सरकार ने जो पीछे बिहार में या वेस्ट बंगाल में जो जानबूझ करके जो रिपोर्ट्स आ रही है, कहीं 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, वेस्ट बंगाल में 91 लाख वोट काटे गए हैं, कि किसी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे या राजनीतिक आधार पे वोटों की कटनी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ स्पेशल आप बताएंगे अपने BLA को जो? हाँ, उनको हम स्पेशल BLA, पहले तो 1 जो है, जो उन्होंने चुनाव लड़ा है या BLA 1 बने हुए हमारे, उनको बुला करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिर वो आगे जा करके BLA 2 से डायरेक्ट वो अपना संपर्क करेंगे। तो इसके बाद कोई और भी बैठक इसको लेकर करनी है? आज हो गया? हाँ नहीं, आज का हो गया, नेक्स्ट मीटिंग आएगा तो फिर हम दोबारा से इसमें आगे